और टैरिफ अभी और बढ़ेगा। इधर नरेंद्र मोदी कार्टून में दोनों को दिखाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा है, आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी आपकी चुप्पी देश की इज्जत पर भारी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए आज आप ट्रंप को खुश करना चाहते हैं? आपको बता दूं दोस्तों कि वीडियो जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, जो एयरफोर्स वन विमान में मीडिया से चर्चा में ये बात कही गई है, उसमें ग्राहम लिंडसे जो हैं, लिंडसे ग्राहम जो सीनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाया है। मैं लगभग 1 महीने पहले भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा के घर पर था और वो सिर्फ ये बात करना चाहते थे कि कैसे वो अब रूस से बहुत कम तेल खरीद रहे हैं और मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ में राहत देने की बात कहूं। यानी भारत के जो वहां राजदूत हैं अमेरिका में, उनका जिक्र करते हुए, ये देखिए आप ग्राहम लिंडसे बगल में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के बगल में, छोटे कद के, और वो बात कर रहे हैं, या मीडिया के लोग। और यहां पर ये जो तस्वीर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिंडसे ग्राहम ने कोई एक तारीख नहीं बताई थी कि किस तारीख को, किस दिन भारत के राजदूत से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिसंबर 2025 को, जी हां, आज से लगभग महीने भर बाद, हिंदू अखबार के मुताबिक 2 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में सीनेटर ग्राहम लिंडसे और सीनेटर रिचर्ड्स ब्लमेल्थन एक अमेरिकी सीनेट प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थे और लिंडसे ग्राहम इसी दौरान उस रशियन सैंक्शंस बिल के बारे में भी बता रहे थे, जिसमें वो और ब्लमेंथन दोनों ही सह प्रायोजक हैं, जिसे सीनेट में पेश किया गया है। इस बिल के तहत रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी अगर आप तेल या यूरेनियम रूस से खरीदते हैं तो 500%, 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अभी तो भारत पे 50% है, आप जान रहे हैं, 25 + 25 यानी 50% है। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है, जिसमें से 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया है। मोदी सरकार इस सजा को निभा भी रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत की 5 बड़ी रिफाइनरी कंपनियों ने दिसंबर महीने के लिए रूस से तेल खरीद का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तेल खरीद पर रियल टाइम डेटा देने वाली फर्म कैपलर के मुताबिक, दूसरी जो ये ब्लूमबर्ग देख रहे हैं, कैपलर के मुताबिक भारत ने 1 से 17 नवंबर के बीच रूस से हर दिन 6,72,000 बैरल तेल खरीदा, जबकि अक्टूबर में 18 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा गया। तो इस तरह मोदी कैसे विश्वगुरु हैं और उनका डंका कहां कहां बज रहा है, इसकी पूरी पोल आज ट्रंप ने खोल कर रख दी है। अब ट्रंप और मोदी के जो भी दोस्ताना रिश्ते हों या निजी संबंध में कौन किसे दबाता है, यह उनका अपना मसला है दोस्तों। मगर भारत के प्रधानमंत्री के बतौर ट्रंप के आगे झुककर नरेंद्र मोदी ने देश का बड़ा नुकसान करवा दिया है। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सब सिकंदर और पोरस की तरह एक राजा को दूसरे राजा के साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए वाली तर्ज पर चले। इंदिरा गांधी को आप जानते हैं, इंदिरा गांधी ने तो साफ साफ कहा था कि अमेरिका हमारा मित्र हो सकता है, बॉस नहीं हो सकता। लेकिन मोदी ने ट्रंप को अपना बॉस बनाने के लिए देश को दांव पर लगा दिया। शायद यही वजह है कि वेनेजुएला मामले में भी अमेरिकी कार्रवाई के लगभग 24 घंटे बाद रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका का नाम लिए बिना कहा गया है कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए अपने समर्थन को फिर से दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। लेकिन यहां पर कहीं यह अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, कहीं इस पूरे कृत्य की भर्त्सना नहीं की गई। इस बयान ने भी विपक्ष को हैरान कर दिया और विपक्ष हैरान है इस बयान से कि आखिर देश की सरकार इतनी डरपोक कैसे हो सकती है। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि वेनेजुएला के तेल के लिए कोई भी बहाना बनाया जाए, लेकिन इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, हमें भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमारी ओर से, हमारी तरफ से किंतु परंतु वाली भाषा इस्तेमाल हो रही है। यह हमारा भारतवर्ष नहीं है। जरा सुन लीजिए यहां मनोज झा को, सुनिए। देखिए, ये अवसर ये इस बात को करने का नहीं है। ओवैसी साहब, महत्वपूर्ण ये है कि वेनेजुएला पे आपका प्रश्न है।
ये जो हम लोग एक सामंती समाज में दादागिरी जागीरदारी देखते थे ना, उस तरह की प्रवृत्ति है। अनप्रोवोक्ड आप एक देश में घुस गए रातों रात, और बहाना ड्रग कार्टेल, ये वो माफिया, मीनिंगलेस है। सच ये है, इट्स अ ब्रेजन एक्ट ऑफ अग्रेशन एक सॉवरेन नेशन के ऊपर, और इसके लिए पूरी दुनिया को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रिटेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी कानून इंटरनेशनल आपको ये इजाजत नहीं देता है। आज की चुप्पी खतरनाक होगी हमारे लिए, कंसेंट नहीं देना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारी सरकार, तो सुन रहे थे यहां राज्यसभा सांसद आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा अपनी बात यहां रख रहे थे विदेश नीति पर। विदेश नीति के मामले में दोस्तों मोदी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है और देश भी उनसे संभल नहीं रहा है। वेनेजुएला और ट्रंप के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनको सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे तमाम मसलों को यहां रखना, और इसके साथ साथ देश के सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है उस पर भी अपनी बात रखना यहां जरूरी है। और साथ साथ आखिर उधर पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, चुनाव आयोग बनाम पश्चिम बंगाल सरकार क्या चल रहा है, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। सबकी बात हम यहां करेंगे, लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। आज जो वेनेजुएला में एक तरह के हालात हो रहे हैं, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप सारे दुनिया के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। और खास करके मैं ये कहूंगा कि एक्सपांशनिज्म यानी अपनी एरिया को बढ़ाना, और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो बहुत दिन टिकता नहीं। कि बहुत से ऐसे लोग, हिटलर जैसे लोग चले गए, मुसोलिनी जैसे लोग चले गए, बहुत से लोग जो गलत विचार रखते हैं, दुनिया में जो पीस शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। और मुझे और एक तो सुन रहे थे यहां साफ साफ अपनी बात रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत की विदेश नीति क्या है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का मामला हो, वेनेजुएला का मामला हो, या भारत और अमेरिका के संबंध का मामला हो, यानी डोनाल्ड ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मामला हो, तमाम मसलों पर खुलकर अपनी बात रखते हुए, अपनी विचार रखते हुए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज छात्र नेताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 5 से ज्यादा वर्षों से जेल में बंद हैं। हालांकि कोर्ट ने ये दूसरे जो इनके ही साथी आरोपी हैं, उनको 5 साथी आरोपियों को यहां जमानत दे दी। गुलफिशा फातिमा है उनमें, मिरान हैदर हैं, शिफाउर रहमान हैं, मोहम्मद सलीम खान हैं और शादाब अहमद। इन 5 को सशर्त जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरे देश की नजरें आज के फैसले पर थीं। ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे कि सभी 7 आरोपियों को आज 5 जनवरी को जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को छोड़कर बाकी को जमानत दे दी। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में इन दोनों की स्थिति अलग है। कोर्ट ने कहा है कि मामले के शुरुआती सबूतों से लगता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों दंगों की योजना और रणनीति बनाने में शामिल थे। और लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों यहां की उमर खालिद पर अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, यानी चाहे जितने भी गंभीर आरोप हों और उसके लिए सबूत हों, अब तक उन्हें पुष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, यानी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जब मुकदमा चलेगा और फैसला आएगा तब पता चलेगा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दोषी थे या नहीं थे। लेकिन अभी उन्हें बिना दोष सिद्धि के ही 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जेल भुगतनी पड़ रही है। और
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस दौरान, जांच के दौरान अगर आप जेल में हैं तो इसे सजा नहीं माना जाएगा। यहां दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, यूएपीए की धारा 15 का यहां पर उसकी व्याख्या करते हुए आज इन दोनों महानुभाव माननीय जजों ने तो मैं भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एक आम नागरिक के रूप में इस अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैं एक प्रशिक्षित वकील भी हूं। वहीं बूढ़े लोगों को लाइन में लगवाने पर मुख्यमंत्री ने सवाल किया है कि अगर कोई भाजपा नेताओं के बूढ़े माता पिता को पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दे तो उन्हें कैसा लगेगा। जब से एसआईआर शुरू हुआ है, डर से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को गायब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वे खुद राजनीतिक रूप से गायब हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मैं यहां किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं होने दूंगी और यहां कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा। मिस्टर वैनिश कुमार और दुर्योधन और दुशासन, हम तुम्हें दिखाएंगे, न्याय का इंतजार करो। यह बात कहना है ममता बनर्जी का। वैनिश कुमार आप समझ गए होंगे ज्ञानेश कुमार के लिए कह रही हैं, और दुर्योधन दुशासन पहले से कहती आई हैं नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए। कह रही है ममता बनर्जी कि हम तुम्हें दिखाएंगे, न्याय का इंतजार करो। तो विदेश से लेकर देश तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर वहां पश्चिम बंगाल तक जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा लाजमी है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दिन। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं, क्या इतिहास मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर याद करेगा जिनके 11 सालों में लोग अन्याय भुगतते रहे और मोदी चुप बैठे रहे। ट्रंप ने कैसे खोली मोदी की पोल, यह समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे सवालों में सुप्रीम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला कैसे सवालों में है, इन सब का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, सुनील शुक्ला जी और संजय कुमार सिंह साहब। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, कैसे देखा जाए, पहले अमेरिका से शुरू करें या पहले सुप्रीम कोर्ट से शुरू करें, आपके ऊपर है, लेकिन दोनों बहुत ही अहम मामला है और दोनों जगहों पे देश कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखाई देता है। शुरू करेंगे क्योंकि हमारे देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत का सवाल है। सबसे पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं ये कहने वाले कि भारत का प्रधानमंत्री उन्हें खुश करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप क्या दुनिया के शहंशाह हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या बादशाह वक्त हैं? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति चक्रवर्ती सम्राट है? उसे किसने ये हक दिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को, हमारे आपके प्रधानमंत्री को, 140 करोड़ लोगों के सिरमौर को इस तरह संबोधित करे कि मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं, इसलिए मुझे खुश करना चाहते हैं, इसलिए रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। इसका एक पहलू तो डॉक्टर साहब यह है जी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई हक नहीं है कि हमारे देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करें। दूसरा पहलू यह है कि सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश का है। वे सिर्फ नरेंद्र वल्द दामोदर दास मोदी नहीं हैं, वे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं। वे उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी जैसे लोग प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने आंखों में आंखें डालकर बात की है। उस देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कहना नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी है, ये देश का अपमान है। लेकिन इसका तीसरा पहलू भी है डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप
लगातार ऐसी बातें, ऐसे बयान देते आ रहे हैं जो न केवल प्रधानमंत्री बल्कि देश की संप्रभुता पर भी हमला है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवाने का श्रेय लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज तक रुक क्यों नहीं रहे? 65 बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। बीच में ये भी कह चुके हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इसका उत्तर नहीं दिया है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो कुछ तो क्या है जिसके चलते नरेंद्र मोदी आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति की बदजुबानी का जवाब नहीं दे सके हैं? वो क्या है जिसके चलते आज तक उन्होंने संसद में नेता प्रतिपक्ष की चुनौती के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं की? वो क्या वजह है? वो कौन सी मजबूरियां हैं? वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते हमारा प्रधानमंत्री, इस महादेश का मुखिया, इतना मजबूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत अपमान के बावजूद, देश और उनके खुद के अपमान के बावजूद अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं? क्या वो वजह A2 है? क्या वो वजह कुछ और है? क्या न्यूयॉर्क की अदालत से निकला हुआ कोई वारंट है जिसके चलते हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की बदजुबानी का जवाब नहीं दे पा रहे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब। दुनिया में 200 देश हैं करीब करीब, बहुत छोटे छोटे देशों से लेकर बड़े बड़े देश। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब से पहले दुनिया के किसी और देश के मुखिया के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो मुझे खुश करना चाहते हैं? उस देश के प्रधानमंत्री को मुझे खुश करना जरूरी है। अगर आज तक डोनाल्ड ट्रंप किसी और के लिए नहीं कह सके तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब लोक तीर्थ से, 7 लोक कल्याण मार्ग से, विदेश मंत्रालय की इमारत से, सब जगह से आना चाहिए। आपने ठीक उदाहरण दिया श्रीमती इंदिरा गांधी का। उनका एक पुराना इंटरव्यू इस वक्त वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका हमारा बॉस नहीं है, हमें डिक्टेट नहीं कर सकता अमेरिका। और पाकिस्तान युद्ध से पहले रिचर्ड निक्सन ने जब 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया था, बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने कहा था कि 7वां नहीं 70वां जहाजी बेड़ा भेज दीजिए, अब युद्ध नहीं रुकेगा। वो महादेश जो विश्व गुरु होने का दावा कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताए जाते हैं, जिनके गले में कम से कम 24 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तमगे पड़े हुए हैं, जिनके प्रशंसक, जिनके समर्थक उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं और कमोबेश वे खुद भी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, ऐसा नेता अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए मजबूर है। और किस तरह खुश किया जाना है, ये सवाल भी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत की वाणिज्य और व्यापार की नीति, भारत की रक्षा नीति डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से उन्हें खुश करने के लिए बदली जा रही है? खुश करने का और क्या पैमाना हो सकता है? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए देश की सारी राष्ट्रीय नीतियों को बदल रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत पड़ रही है और सरकार खामोश है? नरेंद्र मोदी जो दुनिया के उद्भट वक्ता माने जाते हैं, एक वाक्य में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये देश के लिए सचमुच चिंता की बात है। डॉक्टर साहब, भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमारा देश इतना मजबूर, इतना विवश कभी नहीं था। और देश मजबूर नहीं, प्रधानमंत्री मजबूर, सरकार मजबूर है,
देश तो सवाल कर रहा है कि आप जवाब क्यों नहीं देते। बोलो बोलो नरेंद्र मोदी, कुछ तो बोलो। पीड़क साहब जी बिल्कुल कोर्ट बिल्कुल पर आप अगले सही। चरण में आए, जी बिल्कुल अदालत पर बिल्कुल अगले चरण। बिल्कुल अदालत पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात हम अमेरिका की कर रहे हैं। अमेरिका उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा अगर नाम लेकर और नरेंद्र मोदी खुश करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? देश को बताना चाहिए कि आखिर आपकी चुप्पी क्या है। और अब रूस के साथ जो यहाँ कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि रूस के साथ जिसके साथ आपका बहुत ही पुराना संबंध रहा है, रिश्ता जो है हमारा बहुत मित्रवत रिश्ता रहा है, और उसके साथ आप क्या कोई दगा कर रहे हैं? जरा आना चाहता हूँ प्रशांत जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? जी जी, एक तो जब यूएस डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ था और तब ट्रेड डेलीगेशन जो 50% का टैरिफ को कम करने की बात थी, तब उसके सामने भी ये कहा गया था कि हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, और तब भी नहीं ले रहे थे। अभी आपने बताया कि कब कब तेल जो है वो आया वहां से। तो जो मुकेश अंबानी की रिफाइनरी है वो भी तेल लेना बंद कर चुकी थी अक्टूबर नवंबर में ही, और ये ट्रेड डेलीगेशन को बताया गया। मंशा ये थी कि ट्रेड डेलीगेशन से ये कहने की कि भाई कोई एंट्रीम रिलीफ तो दे दो 50% में, हमने तेल लेना बंद कर दिया है। उन्होंने एंट्रीम रिलीफ भी नहीं दी, और ये अब ट्रेड टॉक्स हमारी जो है अमेरिका के साथ वो न जाने कब फाइनल होंगी, इनडेफिनेटली मार्च अप्रैल, और तब तक हम 50% टैरिफ का मार हमारे उद्योग हमारी इंडस्ट्री झेलती रहेगी। इस वीडियो में जो आप आवाज़ सुना रहे हैं ट्रंप की, वो इस हेकड़ी को दिखा रही है कि नरेंद्र मोदी की जो है वो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रूस से तेल मंगवा सके। वो एक दुनिया के चौधरी की तरह बात कर रहे हैं। अब इस वक्त आप देखिए कि भाई मादुरो की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, और जिस तरह से गिरफ्तारी के अलावा मैं कहूँगा कि उनकी किडनैपिंग जिस तरह से हुई है, वो उसके डिटेल सामने आ गए हैं। उस डिटेल को अगर आप देखेंगे कि कैसे CIA के एजेंट वहाँ पे थे, उनके ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, नज़र रखी जा रही थी, उनके जैसे मकान को अमेरिका में बनाया गया था उस पर रिहर्सल चल रहे थे कि कैसे उनको पकड़ा जाएगा, और वो सब चीज उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क के बाहर थी, यानी मादुरो के इंटेलिजेंस नेटवर्क के बाहर थी, उनकी अप्रोच के बाहर हो रहा था। ये खतरा अब दुनिया की तमाम कैपिटल्स में है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर। आपको पता ही नहीं है कि किसके किसके ऊपर कौन सा ड्रोन उड़ रहा है और कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, किसके मकान या दफ्तरों के प्रोटोटाइप बन गए अमेरिका में जिस पर रिहर्सल चल रही है, ये आपको पता ही नहीं है। तो एक नया थ्रेट जो है दुनिया के सामने है, और ये बहुत चिंताजनक है। और जिस तरीके से ट्रंप बात कर रहे हैं मोदी के बारे में, ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है कि जब हमने रूस से तेल लेना बंद ही कर दिया है इनके दबाव में जी, तब भी टैरिफ में तो रिलीफ फिर भी नहीं मिल रहा ना। तो क्या वजह है? तो ये बड़ी नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, कल भी मैंने इस पे कहा था कि वो कंप्लीट फेलियर है। कहाँ तो विश्वगुरु बन रहे थे, और कहाँ ये स्थिति है कि आपको दूसरे देश बता रहे हैं कि जी आप नहीं खरीदो क्योंकि मैं नाराज हो जाऊंगा। ये किसी की नाराजगी पे हमारे देश का जो इंटरेस्ट है वो चलेगा, नेशनल इंटरेस्ट। ये किस प्रधानमंत्री ने कभी किया भारत में? मैंने कितने प्रधानमंत्रियों को देखा है जब मैं PMO की रिपोर्टिंग करता था। बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते थे, बड़ी बड़ी फोन कॉल्स आती थी कि भारत के स्काइज को खोल दो अमेरिका जहाज उतारने के लिए। वाजपेयी जी के सामने कॉल आया था, वाजपेयी जी ने उसी कॉल पे मना कर दिया था कि हम ये नहीं कर सकते, हमारी पार्लियामेंट नहीं मानेगी। जी,
देवगौड़ा के सामने सवाल आए थे। देवगौड़ा तो बहुत ही माइनॉरिटीज वाले प्राइम मिनिस्टर थे। देवगौड़ा ने एक झटके में मना कर दिया था। तो कोई भारत का प्रधानमंत्री कभी झुका नहीं, और प्रधानमंत्री के झुकने का मतलब है कि देश झुक रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है भारत की आत्मसम्मान के लिए कि दूसरे देश के राष्ट्रपति इस तरीके की बात कर रहे हैं। और वो भी अगर आपको कोई फायदा होता हो तो चलो ठीक है, फायदा भी तो नहीं हो रहा। आपको वो पीठ दिखा के चला गया ट्रेड डेलीगेशन, आपको उसने 1 रुपए की छूट नहीं दिया। 50% टैरिफ भी आप दे रहे हो, रूस से तेल भी नहीं मंगा रहे हो, डॉलर भी 90 के आसपास है। तो हम तो सब तरफ से मारे जा रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते आप। जी, क्या करेंगे? दूसरी बात, जो कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है उमर खालिद और उस पे आते हैं, सेकंड राउंड में आते हैं, सेकंड राउंड में आते हैं उमर खालिद पे और कोर्ट की रूलिंग पे सेकंड राउंड पे बात करते हैं। इस राउंड में जरा हम इस मसले पे बात करते हैं क्योंकि विदेश नीति में कैसे फेल हो गए हैं नरेंद्र मोदी, क्या फेल हुए हैं या किसी दबाव में हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप? ये वीडियो आपने भी देखा होगा और लगातार इसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ अमेरिका अपनी बादशाहत दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक साथ रूस और चाइना को भी कहीं ना कहीं वो डराने की कोशिश कर रहा है वेनेजुएला वाले मामले में। और उसके बाद अब देखिए कि सीधे सीधे अपने एयरफोर्स 1 में अपने प्लेन में हैं और वो सीधा कोई भी ऐसा मामला नहीं आता है, क्या जानबूझकर ये किया जा रहा है? और एक डराने वाली बात और भी है कि 500% तक टैरिफ है अगर रूस से आप तेल खरीदना, यूरेनियम खरीदना बंद नहीं करते हैं, जबकि वही अमेरिका यूरेनियम रूस से खरीदता है। खुद पुतिन ने कहा है कि जब खुद तुम खरीदते हो तो नहीं, खुद जब नाटो कंट्रीज खरीद रहे हैं तब नहीं, लेकिन दूसरा खरीदे तो है करी। आखिर है क्या? और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कहती है यहां पे? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी यह कहती है कि सरकार बहुत कमजोर है। चुप्पी यह कहती है कि कूटनीति के स्तर पर हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। सरकार की चुप्पी यह कहती है कि राष्ट्रीय हित से ज्यादा अपने निजी हित या अपने निजी प्रतिष्ठा या अपना निजी प्रचार ज्यादा प्राथमिकता में दी गई। अगर ट्रंप ने जितनी बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यह बात कहते रहे कि हमने मध्यस्थता की, हस्तक्षेप किया, एक बार भी अगर आप उसका खंडन नहीं करेंगे तो फिर तो ट्रंप जो मन में आएगा वो कह देंगे, वो कुछ भी कर जो बात अगर आप हर चीज को देखते जाइए तो उसका परिणाम तो यही है ना। क्या परिलक्षित होता है? अगर आप ट्रंप की बात का खंडन नहीं करेंगे तो दबावित मत माना जाएगा। इसके अलावा कौन से कारण है? ऐसे तो है नहीं ना कि ट्रंप क्या कह रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रहा है। जो बात कर रहे हैं आप समझ में आ रहे, बात आ रही है, उसका खंडन करना है, उसका खंडन आप करते नहीं है तो क्यों नहीं करते? या तो वो बात बिल्कुल सही है या आप उनके दबाव में है। तो दोनों बातें, अगर वो बात सही है तब भी और आप दबाव में हैं तब भी, ये दोनों राष्ट्रीय हित में नहीं है और आपको कमजोर साबित करते हैं। रूस के साथ बिल्कुल आपने लॉजिकल बात कही कि रूस से यूरेनियम खरीदता है अमेरिका। रूस के साथ तेल खरीदते हैं पश्चिमी यूरोप के देश। चीन खरीदता है, गैस खरीदता है चीन रूस के साथ। इन देशों के साथ आपको आपत्ति नहीं है, भारत के साथ आपत्ति है। तो भारत के साथ आपत्ति को लेकर के या भारत के साथ जो इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसके कारण तो ही बनते हैं ना कि भारत ने कभी भी इन चीजों को लेकर के प्रतिवाद नहीं किया। एकदम आमने सामने खड़े होकर के कोई बात, आप इस तरह के तो प्रतिबंध लगाए थे चीन पर भी अमेरिका ने। चीन के राष्ट्रपति ने सामने खड़ा होकर कहा कि ठीक है आप 50% लगाएंगे, मैं 100% लगाऊंगा। राष्ट्रपति ने ट्रंप ने कहा उनसे मिलने के लिए, उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, जगह और समय मैं तय करूंगा बात करने के लिए। तो इतनी बात कहने के लिए आपके पास ताकत तो होनी चाहिए। दो ही चीजें हैं, या तो आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो, वैज्ञानिक आपके पास ताकत बहुत ज्यादा हो, प्रौद्योगिकी बहुत आगे आप है, या आप एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर एक ऐसे देश के रूप में जो भारत की पहचान भी रही है कि भारत लोकतंत्र के ऊपर हो रहे हत्या को लेकर के बोलता रहा, यही भारत है।
जब पनामा के राष्ट्रपति के साथ इसी अमेरिका ने जब इस तरह का दुर्व्यवहार किया था तो भारत ने जम करके उसकी आलोचना की थी, खुल के आलोचना की थी। आज हम चुप हैं, आज अमेरिका का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये वेनेजुएला की जो घटना है सामान्य घटना थोड़े है। हमारी विदेश नीति कितनी कमजोर है। अरे आप, इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हो गया, वहां के राष्ट्रपति को हथकड़ी पहना करके आप उठा के लेके चले गए और हम चुप हैं। मैं मादुरो के राजनीति का समर्थन नहीं करता, उनकी राजनीति करने के तौर तरीके का मैं समर्थन नहीं करता। उनके चुनाव को लेकर के भी ढेर सारे सवाल उनके देश में पैदा हुए, दुनिया में पैदा हुए, मैं उनको खारिज नहीं करता। लेकिन इस बिना पर एक सरकार है, वहां के एक राष्ट्रपति है, वह चूंकि आपके अनुकूल काम करने के लिए तैयार नहीं है और आप उसके खिलाफ इस तरह कार्रवाई कर देते हैं। और भारत एक ऐसा देश जो इन तमाम विषयों पर बोलता रहा है, वो चुप है, उसका नाम तक नहीं लेता। तो फिर तो जो हम ट्रंप बात कह रहे हैं उस बात को तो आपको मानना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं वो बात सच्ची है, सही है। अगर आप अंधभक्तों से बात करेंगे तो तुरंत उसका तर्क क्या होता है, आपको ट्रंप की बातों में विश्वास है, मोदी जी की बात विश्वास नहीं है। अरे भाई, मोदी जी की बात में विश्वास है, मोदी जी बोले तो। ट्रंप के बातों को अभी तक जब हम और आप चर्चा भी कर रहे हैं, भारत सरकार की ओर से कोई खंडन नहीं आया कि कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे देश के नागरिक महत्वपूर्ण है, हमारे देश की राजनीति महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए हमारा संविधान महत्वपूर्ण है, हमारी पार्लियामेंट महत्वपूर्ण है। हमको उनको खुश रखना है, किसी तीसरे की खुश रखने की हमें चिंता नहीं। एक साफ साफ बयान आ जाना चाहिए था, अभी तक कोई बयान आप नहीं दे रहे। तो एक कमजोर विदेश नीति का परिचायक है। और इस कमजोर विदेश नीति का परिचायक इसलिए है कि पिछले 2 दशक से इस भारत देश की आज की जो सरकार है, इसने अपनी विदेश नीति को मजबूती के साथ रखने की कोशिश नहीं की। मैं कई बार सोचता था कि आखिर आप किसी भी नेता को अपना निजी दोस्त क्यों बनाने लगते हैं? ये कहीं संभव है? ऐसी कौन सी चीज आप हासिल कर लेंगे जो आप हर किसी को बताएंगे कि ट्रंप माय फ्रेंड, पुतिन माय फ्रेंड, फलाना माय फ्रेंड। ये एक कूटनीतिक संबंध होते हैं दो देशों के बीच में, कोई व्यक्ति स्थायी तो है नहीं। आज ट्रंप राष्ट्रपति हैं, कल बाइडेन साहब थे। तो निजी संबंधों का क्या मतलब है? हाँ, एक रैपो आप या एक कनेक्ट हो सकता है, लेकिन निजी मित्रता का क्या मतलब होता है? क्यों आप ये बनाना चाहते हैं? या क्या इससे आपके राष्ट्रीय हित या देश के हित कौन से सज जाते हैं? वो तो कभी आज तक नहीं दिखाई पड़ा। अगर आप अपनी विदेश यात्राओं के दौरान केवल अपनी निजी छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो एक बेहतर विदेश नीति का संचालन आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो बातें एक सामान्य नागरिक को समझ में आ रही हैं कि विदेशों में जाकर के बड़ी इस तरह की रैलियां करना, सभाएं करना, विपक्ष के ऊपर हमला करना, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर एक सामान्य नागरिक इन गतिविधियों को समझता है तो क्या वहां की सरकारें नहीं समझती हैं? वहां के लोग इस बात को नहीं समझते कि आखिर इस तरह के आयोजनों के पीछे आपका मंतव्य क्या है? आप कितने राष्ट्रीय हित के प्रति सतर्क हैं और अपने निजी छवि के लिए कितने सतर्क हैं? और अगर आप विदेश यात्राओं के दौरान विदेश नीति के माध्यम से एक अपनी निजी छवि बनाने का प्रयास करेंगे तो एक मजबूत विदेश नीति का सामना आप नहीं कर सकते। जी, आप पूर्ववर्ती सरकारों की विदेश नीति को लेकर के तमाम तरह की आलोचनाएं हुई, लेकिन हर प्रधानमंत्री ने अपनी बात, आप सोचिए कि जब भारत ने सिविल न्यूक्लियर डील करने की बात की तो इस देश में बहुत विरोध हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। बहुत सारी आलोचनाएं हुई, कई सिविल सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया, सरकार का समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर बात का जवाब दिया। और आज वो न्यूक्लियर डील हुई और हमारे आपके देश के साथ है वो। लेकिन जब कोई बात विदेश में हो रही है और विदेश में कोई घटनाओं को लेकर के देश में उसकी चर्चा है, कोई बात नहीं करते यार। आप रूस की बात को देख लीजिए ना, रूस को लेकर के जो तेल आयात करने की बात हो रही है, उससे भारतीय नागरिकों को कितना फायदा हुआ? किस बात? अगर आप ये कहते भी हैं कि ठीक है, हम जो कुछ भी हो जाए हम करते रहेंगे, उससे भारतीय नागरिकों का फायदा कितना है? उस सस्ते तेल खरीदने के बावजूद क्या भारतीय नागरिकों को उस सस्ते तेल का कोई लाभ मिला? सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको कोई लाभ मिला? आप निजी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कारपोरेट को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कारपोरेट के फायदे आप देख रहे हैं, कारपोरेट अपने अनुसार आपको अपनी नीतियां निर्धारित करने के लिए दबाव बना रहा है। मिला क्या आपको? और भारत के जो आम नागरिक है उसको 50% का टैरिफ झेलना पड़ रहा है।
तो ये पूरे के पूरे एक दशक के दौरान जो तस्वीर सामने आई वो एक कमजोर विदेश नीति समझ में आई। आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की बात करते रहे, कौन सा राष्ट्र जो आज आपके साथ खड़ा है? अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी मौजूदगी चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर आपको साफ तरीके से बोला नहीं होगा। कोई दुनिया के देश आपके साथ क्यों खड़े होंगे? इसलिए तो खड़े हो सकते हैं कि आप उनके मुद्दों के साथ खड़े हैं। वेनेजुएला के मसले पर आप बोलेंगे नहीं, मादुरो की गिरफ्तारी पर आप कुछ बोलेंगे नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। चीन ने बोला, रूस ने बोला, दुनिया के तमाम देश बोले इस घटना को लेकर के, लेकिन और आप इसके बाद ये सामान्य घटना थोड़े है, ये किसी एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं है, पूरे के पूरे उस देश की व्यवस्था को नष्ट कर देने की कोशिश है। मैं सोचता हूं कि अगर क्या वो वहां के राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है वहां सुरक्षा कर्मी भी नहीं रहे होंगे, कोई लाठी डंडा लेके भी नहीं खड़ा हुआ होगा जो प्रतिकार करके हमारे राष्ट्रपति को कैसे पकड़ सकते हो आप? कौन होते हो गिरफ्तार करने वाले? यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को एक देश के सिस्टम को बर्बाद कर दिया। वेनेजुएला मतलब आप एक ऐसा देश, और उस गिरफ्तारी को, उस इन्फिल्ट्रेशन को कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है। एक लाठी नहीं चली, एक गोली नहीं चली, एक पत्थर नहीं चला, और एक राष्ट्रपति को बाकायदे उसके बेडरूम से गिरफ्तार करके लेके चले गए। मैंने आज तक दुनिया कोई ऐसा देश नहीं देखा है। सब छोटे छोटे देश है, वहां भी तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन अब पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बता दिया गया, पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, और ये ऐसी घटना इस दुनिया के नक्शे पे हो रही है, और भारत जैसा एक मजबूत देश जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी उपस्थिति चाहता है, वो चुप है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? कहां आपने देश को खड़ा कर दिया? ये बड़े सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब पिछले एक दशक से नहीं मिल रहा है, और आज भी आपको नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। संजय जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? जब अमेरिका और उधर वेनेजुएला की बात आ रही है, उसी बीच भारत और अमेरिका की बात भी सामने आ गई। अभी तक वेनेजुएला की बात हो रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार, देखिए इतनी बात डोनाल्ड ट्रंप ने और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी बातें नहीं कही होंगी जितनी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने लगातार कही हैं। 60 बार से ज्यादा तो वो कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको मैंने रुकवाया, यानी जंग मैंने रुकवाई। एक तो ये, उसके बाद आप खुले तौर पे, पहले तो उन्होंने धमकी देते हुए और फिर 50% टैरिफ लगवा दिए, और अब कह रहे हैं कि और लगाएंगे टैरिफ। भारत के जो अमेरिका में जो राजदूत हैं वो क्या कह रहे हैं, कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, उसकी बानगी आपने देख ली, और वहां के सीनेटर कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। खुश करने के और क्या क्या उपाय हैं भाई? आज तो आप कह देंगे कि रूस से आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए, अभी कम किया है, कल को बिल्कुल टोटली बंद कर दीजिए, यूरेनियम हम लेते नहीं है रूस से संबंध पूरे खत्म कर दीजिए, कल को कहेंगे कुछ और कीजिए, परसों कुछ और कीजिए, उसके बाद फिर वेनेजुएला की तरह नहीं तो करूंगा। फिर कैसे होगा? तो चिंता का विषय है हमारे आपके सबके लिए, इस देश के लिए। बिल्कुल, ये बेसिकली ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, और उधर वो ट्रंप की पॉलिटिक्स है, और बीच में दोनों की दोस्ती है। तो दोनों लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप की पॉलिटिक्स थी, वेनेजुएला में जो किया लगभग वही मोदी जी की पॉलिटिक्स है जो वो इंडिया में दूसरे राज्यों के साथ करते हैं। ट्रंप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, मोदी जी इंडिया में कर रहे हैं, उन्होंने भी दूसरे राज्यों। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो अभी पहले शुरुआत में क्लियर आ रही थी, अभी फिर अचानक वो हो गई। जी हाँ, मुझे लगता है अब ठीक है, अब ठीक है। मुझे लगता है कि दोनों लोगों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, और उसी का असर है, उसमें उनकी दोस्ती है, और उसमें फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं है। फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तो नहीं ही है, क्योंकि मोदी जी को अगर फॉरेन की एक्सपर्टीज होती तो जाहिर है वो फॉरेन मिनिस्ट्री खुद रखते, और आरएसएस में या बीजेपी में किसी के पास होता तो उसको वो मिनिस्टर बनाते। तो फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन का पॉलिसी का जो मामला होना चाहिए था
वो बीजेपी के पास या आरएसएस के पास है ही नहीं या जीरो है, ये जयशंकर को विदेश मंत्री बनाने से क्लियर है। अब वो पूरा डील था, वो सीधे सीधे रिटायर हुए और सीधे सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो उसी से क्लियर है कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में इनका क्या है। और उसके बाद फिर वो मेरे दोस्त हैं और अब की बार ट्रम्प सरकार, माई फ्रेंड वगैरह वगैरह करके इन्होंने अपना रिलेशन जो जैसा बनाया जो है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, और जो जैसा होता है वैसा ही होगा। तो वो सब करके दोनों लोगों का रिलेशन जो है वो अपनी जगह है। अब उसमें प्रभावित तो इंडिया ही होगा क्योंकि अपर हैंड उनका है ट्रंप का, तो ट्रंप अपने हिसाब से चल रहे हैं। और चूंकि मोदी जी को ये बुरा नहीं लगता या गलत नहीं लगता, क्योंकि लगभग वो भी वैसे ही कर रहे हैं जो ट्रंप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, मोदी जी वो देश में करते रहे कि जो कमजोर है, जो दूसरी पार्टी का है, जो अपने साथ का नहीं है, उसको कुचल दो, उसको दबा दो, उसको जेल में बंद कर दो। तो ये सब चलता रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों लोग जैसे हैं वैसा चल रहा है। और गड़बड़ हमारे यहां से गड़बड़ ये है कि हमने एक ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो इस लायक नहीं है पूरी तरह। माने उनको अपनी जो सोच विचार है वो तो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल लगभग निरक्षर को शिक्षा मंत्री बना देंगे, एक ऐसे आदमी को विदेश मंत्री बना देंगे जिसका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप उससे एक्सपेक्ट क्या करेंगे? जाहिर है वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जाहिर है वो ये समझ रहे थे कि सब हम चला लेंगे या किसी तरह चल जाएगा। तो वो 5 साल के लिए या एक बार प्रधानमंत्री बन गए के लिए तो ठीक था, और 5 साल ठीक चला था, लेकिन लंबे समय के लिए ठीक नहीं था, वो ये अब पता चल रहा है। तो सोचना उनको चाहिए जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया या अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी ने जो बोला या जो दिखाया या जो प्रचारित किया वैसे वो असल में नहीं है। ये तो कुछ दिन के बाद से ही दिखने लगा था, मैंने 2019 में ही दिखने लगा था, और 75 के बाद उनको छोड़ देना चाहिए, ये अपनी जगह था। तो जो लोग उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उनके प्राइमरी, हमारा कैसे काम चलेगा, हमें भी देश चलाना है, हमें भी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालनी है, अगर मित्रता थी तो ऐसे बात करते, और नहीं तो ऑफिशियली जैसे बात की जाती है वैसे बात करते। आपने दोनों नहीं किया। आपने ये दिखाया कि हम तो आत्मनिर्भर स्वावलंबी होकर चला लेंगे और चीन से दोस्ती कर लेंगे, तो ट्रंप को वो बुरा नहीं लगेगा। फिर ट्रंप को बुरा लगेगा तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा। मुझे लगता है वो इस हिसाब से जवाब दे रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप ने जो किया वो ठीक किया। ट्रंप आपको जैसे रीड कर रहा है या ट्रंप आपको जितना कॉम्पिटेंट मांग रहा है उस हिसाब से बात कर रहा है। अगर इन्होंने जवाब दे दिया होता या कह दिया होता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सरेंडर नहीं किया, तो नहीं बोलते वो। लेकिन वो झूठ बोल रहे होते तब तो ये बोलते कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्या सच है हम लोग नहीं जानते, क्या सच है वो हम लोग नहीं जानते। तो जो इन लोगों ने किया है आपस में, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है या दोनों के बीच रिलेशन के कारण जो सब हुआ है, तो उसमें वो दबाता गया और ये दबते गए। इन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, कभी कभी जवाब नहीं दिया, ना फ्रेंडली ना डिप्लोमेटिकली और ना फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। तो चूंकि कुछ नहीं किया तो जाहिर है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी वेनेजुएला में जो किया उसके बाद उसको किसी का डर नहीं है। और दूसरी ओर अगर मोदी जी की जगह कोई दूसरा होता तो अपने हिसाब से काम करता कि ठीक है भाई, हमें क्या जनता हटा देगी, हमारी पार्टी वाले हटा देंगे, हमारे परिवार वाले हटा देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तो सीधे तन के खड़ा रहूंगा। तो वो उनको है नहीं, वो सीधे तन के खड़े रहेंगे और हटा दिया जाएगा तो फिर उनके साथ क्या होगा वो जानते हैं। तो वो उनका जो डर है वो उनको कुर्सी नहीं छोड़ने देगा, उनका डर उनको चुनाव हारने नहीं देगा। तो वो चुनाव हारेंगे नहीं, कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, तो देश का यही होता रहेगा। तो देखना तो ये उन लोगों को है जो इनको सपोर्ट करते हैं या समझते हैं कि बहुत काबिल है या बहुत कैपेबल है या विश्वगुरु है। तो उनको देखना है कि विश्वगुरु का रिजल्ट क्या मिल रहा है देश को या हमको। तो अगर नहीं मिल रहा है तो उस हिसाब से सोचना चाहिए। मोदी जी से कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, और मोदी जी जैसे है वैसे है, वो दिख गया। अगर वो इतने दिन नहीं बोले तो अब क्या बोलेंगे, और अगर छोटे छोटे मामलों में नहीं बोले तो वेनेजुएला के बाद बोलने की किसको हिम्मत होगी। अगर होती तो पहले ही बोल देते, अब ये सब देखने के बाद क्यों बोलेंगे। तो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये समझता हूं कि उनके लोगों को देखना या सोचना है कि विकल्प क्या हो सकता है या इनको क्या हेल्प दी जा सकती है जिससे ये कुछ अच्छा करे, या जो रिक्वायर्ड है वो कर ले कम से कम। तो मोदी जी को जो हेल्प रिक्वायर्ड है पार्टी से, सपोर्टर्स से, क्या बोलते हैं नौकरशाही से, वो सब उनको दिया जाए और उनसे वो करवाया जाए। लेकिन जो उनकी वर्किंग स्टाइल है वो तो डिक्टेटर वाला है, किसी की सुनते नहीं है, किसी से पूछते नहीं है, किसी से सलाह मांगते नहीं है। अभी तक तो यही लग रहा है। तो उसमें वो किसी से सलाह मांगेंगे नहीं, कोई उनको देगा नहीं, तो यही होगा। तो वही सब हो रहा है। मैं ऐसे देखता हूं
कि मुझे लगता है कि इसीलिए ये हालत हो गई है कि वो किसी से सलाह मांगते नहीं, कोई उनको देता नहीं है, खुद वो कुछ कर नहीं सकते, और जिसको ये सब देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं वो देखता नहीं है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और ये खुद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो स्थिति जरा मुश्किल है, काफी उलझ गई है बहुत, और मुझे नहीं लगता है कि इससे निकलना इतना आसान है। ये उन्हीं लोगों को करना है, जनता हरा नहीं सकती इलेक्शन में, या वो भी हराएगी तो बहुत टाइम है अभी तो उनकी पार्टी के लोगों को देखना है कि इनको कैसे सपोर्ट दे, क्या सहायता दे, क्या हेल्प दे, ये देश के हित में कुछ कर पाए, वो तो वही लोग कर सकते हैं। जी 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 संजय जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी, इस मसले पे आपका क्या कहना है? जल्दी से इस पे फिर आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे हम जरा सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उस पे भी आज बहुत कुछ है, उस पे भी बात करने का। अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो ट्रंप ने लगातार जिस तरीके से बात की है और आज जो मतलब ट्रंप ने बोला है अपने हवाई जहाज में बैठकर मोदी जी के लिए, उसमें तो साफ साफ उन्होंने मतलब सीधे सीधे मोदी जी का अपमान किया है। मोदी जी की जब ट्रंप तारीफ करते हैं तब मोदी जी के कान में तुरंत सुनाई पड़ जाता है, मोदी जी तुरंत ट्वीट करके आभार प्रकट करते हैं ट्रंप साहब का कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने हमारी तारीफ की। लेकिन जब ट्रंप अपमान कर रहे हैं तब मोदी जी के श्री मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। हमको राजीव जी मोदी जी के सम्मान की चिंता हो रही है कि मोदी जी जो है वो इस पे क्यों नहीं कर रहे, तो मोदी जी को अपने सम्मान की चिंता क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा प्रश्न है। कम से कम मोदी जी को अपने सम्मान की थोड़ी चिंता होनी चाहिए। अपने सम्मान की ना भी हो, चूंकि आपका सम्मान जो भी हो हम नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे आपका एक सम्मान निश्चित तौर पे है और वो सम्मान हम भी करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे। हमारी आपसे कुछ मसलों को लेकर राजनीतिक असहमतियां हो सकती हैं, वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं, आपकी नीतियों को लेकर हमारा जो है विरोध हो सकता है, लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री तो हैं, जब तक हैं तब तक हमको आपको प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करना ही है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम आपको प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दें, ये तो हमारे पास ताकत नहीं है। तो हम आपका सम्मान करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, भले ही हम एक व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी का सम्मान करें या ना करें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का तो अपमान हम नहीं कर सकते। तो आपको भी भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए और आपको भी भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना चाहिए। ये हमारी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान रखें, और अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं तो आपको खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना चाहिए। 140 करोड़ लोगों का देश इस मसले पर आपके साथ खड़ा होगा, कहीं से कोई चूं-चपड़ नहीं आएगी कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब दे दिया। विपक्ष भी लगातार राजीव जी यही बात कर रहा है। आज कांग्रेस ने भी जो ट्वीट किए हैं और तो कांग्रेस ने जिस तरीके से बातें कही हैं वो भी बातें यही है, भले ही उसमें कटाक्ष मोदी जी के ऊपर की, राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा और आपने उसको सच साबित कर दिया, लेकिन यही कहा जा रहा है कि भाई आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, आप जवाब क्यों नहीं देते, आप इसका जवाब दीजिए। तो यही जो है प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि आप इसका जवाब दीजिए और आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के, हालांकि वो लोकतंत्र आपने कितना छोड़ा है उस पर एक अलग से बहस हो सकती है, लेकिन जब तक है तब तक तो आप भारत के मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आप प्रधानमंत्री हैं। तो पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया जा रहा है ट्रंप के जरिए, ये भी आप देखिए। तो अगर वास्तव में विश्वगुरु आप बने या ना बने वो अलग का मसला हो सकता है कि आप विश्वगुरु बनते हैं कि नहीं बनते हैं कि नहीं, आप वो सब बातें ठीक है, लेकिन आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं तो इस पर आपको निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए। दूसरा राजीव जी, मुझे लगता है कि हम लोगों को वेनेजुएला के ऊपर जो है एक अलग से कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि वेनेजुएला को लेकर पूरे मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है, चाहे सोशल मीडिया का या तमाम पत्रकारों का भी, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अब एक सुनाम धन्य जो है पत्रकार हैं, बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, वो कह रहे हैं कि वो चूंकि तानाशाह हो गए थे वेनेजुएला और इसलिए उनकी दुर्गति हो रही है, दुनिया उनके साथ नहीं आएगी। ये पता ही नहीं है सुनाम धन्य पत्रकार को कि वेनेजुएला आज से नहीं बरसों से खटक रहा है अमेरिका की नजरों में, वो डोनाल्ड ट्रंप के समय से नहीं खटक रहा है। पूरे लैटिन अमेरिका देश जो है वो अमेरिका की नजर में जाने कब से खटक रहे हैं। क्यूबा जो है थोड़ी दूर पे ही है, वो लगातार खटकता रहता है। क्यूबा है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, ये सारे, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, सब ये अमेरिका के विरोधी हैं। जितने भी लैटिन अमेरिकी देश हैं वो सब अमेरिका के राजीव जी विरोधी हैं। और मुझको याद पड़ता है कि जब विरोधी रहे न रहे, लेकिन अमेरिका को ये देश खटकते हैं, और खासकर आज के तानाशाह को। तो तानाशाह कौन है? तानाशाह आप कह सकते हैं हम कि जो उठा के, भाई आप एबटाबाद आकर अगर ओसामा बिन लादेन को मार डालते हैं, उठा के ले जाते हैं, तो चलो वो आतंकवादी था,
लेकिन क्या ये आतंकवादी है? आप उठा के किसी को लेके गए और अपने कोर्ट में, मतलब सब कुछ हम ही, तो फैसला क्या होगा आपको पता है जी। तो बिल्कुल राजीव, तो इसलिए जो इस पे मतलब जो लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अमेरिका के संबंध हैं, वह अपनी बात खत्म करता हूँ एक बात के साथ कि उत्तर कोरिया से जब चल रहा था तो हमारे यहाँ एक कवि थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पिता सुनाया करते थे, उन्होंने कविता लिखी कि मैं एटम, मुझको तुच्छ कोरिया पीट रहा है, मैं एटम बम की मार लिए फिरता हूँ। वियतनाम में 30 साल लड़के आप गए हैं, अफगानिस्तान में आप अपने हथियार छोड़कर गए हैं, तो आप जो धमकी दे रहे हैं कि आप वहां से उठाकर ले आए, तो उठाकर ले आए, कल को युद्ध होगा तो युद्ध किस महान पे जाएगा। और राजीव जी, हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में एक बार चर्चा भी की थी कि अमेरिका में कितने सैनिक जो हैं उनकी लाशें पहुंची हैं पिछले 20 सालों में, अमेरिकी सैनिकों की। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक जो हैं वो दुनिया भर में जो अब रायता फैलाया है वो अमेरिका ने, वो पहुंची हैं। तो अगर आप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जाएंगे और इस तरीके की हरकतें करेंगे तो अमेरिकी सैनिकों की लाशें पहुंचना भी शुरू हो जाएंगी। इससे आप बेखबर नहीं रहिए जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे। और इस पूरे मसले पे एक अलग से वीडियो, अलग से इस पर चर्चा परिचर्चा हम करेंगे आराम से और आप तक हम पहुँचाएंगे। बहुत सही सलाह है। अभी 2 दिन पहले प्रशांत टंडन जी भी सलाह दे रहे थे और आज आप भी दे रहे हैं, और ये सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग हालांकि इस पर हमारे वर्ल्ड बुलेटिन में आप इस पर लगातार खबरें देख रहे होंगे। वर्ल्ड बुलेटिन में लगातार जिस दिन से ये घटना घटी है, 2 और 3 की दरमियानी रात हम अपने देश में, उस समय दिन का लगभग 12-1 बजे का समय था, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक डीबी लाइव पे वेनेजुएला से संबंधित आप खबर आराम से देख पाएंगे। लेकिन इसका विश्लेषण और जिस ढंग से यहाँ मादुरो को तानाशाह बताने की कोशिश मीडिया का एक धड़ा कर रहा है, ज़रा उस पर भी चर्चा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला आया है, जिसकी शुरुआत में मैं जिक्र कर चुका हूं, और वो फैसला है दिल्ली दंगे से संबंधित और उसके आरोपियों के ऊपर उमर खालिद और शर्जिल इमाम को छोड़कर 5 दूसरे उनके जो सह आरोपी हैं उनको छोड़ दिया गया, उनकी ज़मानत मंजूर कर दी गई। लेकिन इनकी मंजूरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनका जो अपराध है वो ज़्यादा जज साहिबान को, दोनों को ऐसा लगा कि नहीं, ये लोग ज़्यादा बड़े अपराधी हैं, इसलिए इनको भी जेल में रखना चाहिए। 2-3 टिप्पणियां बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में शायद और भी मुश्किलें खड़ी करेंगी दूसरे लोगों को, जिसमें ये कि इस दौरान भले वो 6 साल रहें, 7 साल रहें, 10 साल रहें, ज़मानत की अर्जी है और अभी तक ज़मानत नहीं मिली है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो इसको सज़ा में नहीं माना जाएगा, सज़ा नहीं माना जाएगा, ये टिप्पणी। दूसरी चीज़, साल भर बाद ज़मानत की याचिका फिर से ये दोनों दाखिल कर सकते हैं, साल भर में नहीं। अगर पूरी जांच हो जाती है तब ये याचिका कर सकते हैं दाखिल। जांच पूरी होगी, जो 6 साल में नहीं हुई वो साल भर में हो जाएगी, एक बड़ा सवाल है। और जबकि यूएपीए में है, जिसके तहत गिरफ्तार हैं, कि 6 महीने बाद ये जमानत की अर्जी दे सकते हैं। 6वां साल चल रहा है और 6वें साल में जज साहब कह रहे हैं कि ये साल भर नहीं कर सकते। स्पेशल मामला है पूरा का पूरा। जरा जल्दी से आना चाहता हूं इन तमाम मसलों पे चर्चा के लिए डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और जल्दी से अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो अमलेंदु जी की बात में थोड़ी सी और जानकारी जोड़ देते हैं। अमलेंदु जी ने 100% सही कहा है कि भारत का जो मुख्यधारा का मीडिया है वो पश्चिम की हवा में बहता है। पश्चिमी मीडिया अमेरिका के इशारे पर वेनेजुएला की घटना, वहां के राष्ट्रपति को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, जिस तरह बताया जा रहा है कि शुरू में पहले ही दिन ऐसे वीडियो बना दिए गए, जारी कर दिए गए कि वेनेजुएला के लोग स्वागत कर रहे हैं तानाशाह के खात्मे से, उसके अमेरिका द्वारा अपहरण करने से। सच्चाई यह है कि इस वक्त आज वेनेजुएला में जो वहां का प्रमुख विपक्ष है, जो निकोलस मादुरो के विरोध में था, वो सड़कों पर उतर आया है। वो मांग कर रहा है कि उनके